अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास आज का टॉपिक बेटा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है बेटा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें आप लोग। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप जो डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूँ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे लिखें, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में आपने बताना है। इसकी डेफिनेशन देख लें ज़रा बेटा। डेफिनेशन यहाँ पे कहता है कि जी अ बॉडी, ठीक है, इज़ बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। मूवमेंट के बारे में आप लोग जान चुके हैं। मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे हम टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स पे बात हुई। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब आप जानते हैं टॉर्क है। अब टॉर्क जो है उसमें ये बात वजाहत से की गई है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन में कि जी टॉर्क अगर दो तरह का लग सकता है, दो तरह की इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो क्लॉकवाइज होता है या वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो तरह का टॉर्क हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज है और किसी बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दो टॉर्क लग रहे हैं और एक साथ लग रहे हैं, तो बॉडी क्या होगी, वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन है, या स्टेटमेंट कर लें, स्टेटमेंट आप इसमें इंप्लीमेंट कर लें। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि जी अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड इफ सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ऑन इट। ठीक हो गया बेटा। ये डेफिनेशन हो गई किसकी बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की। यानी कि अगर आप इस शीशा की तरफ देख लें तो ये दो स्टूडेंट्स हैं, आप नज़र आ रहे होंगे आपको। ये दो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इस टाइम, ये मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक साइड पे आप देखें तो एक जगह की मूवमेंट कैसी है, दूसरी साइड पे देखें दूसरी साइड की मूवमेंट कैसी है, रॉड की मूवमेंट देखें ज़रा, तो आपको फौरी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या डिस्कशन की जा रही है जो हम बात कर रहे हैं। देखें ये जो मीन्स के ये जब ये नीचे की तरफ इसको झुका रहा है, मीन्स राइट साइड पे देखें ज़रा, तो ये किस तरह का मूवमेंट है आप देखें ज़रा, ये क्लॉकवाइज की तरफ का मूवमेंट है। और उस साइड पे देखें दूसरा स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है वो मूव करता है किस साइड पे, नीचे को मूव करता है, नीचे चला गया। इसका मतलब ये कौन सा मूवमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दोनों जो है वो टॉर्क बैलेंस्ड हो जाएँ, मूवमेंट यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स बैलेंस हो जाए, तो क्या होगा, तो वो आप उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की बात की गई, ये दोनों एक जैसे हैं स्टूडेंट्स। नीचे वाली डायग्राम में देखिएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल बैलेंस है। ऊपर भी देखें दो स्टूडेंट्स डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट मैसेज के हैं, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो देखें ज़रा डिफरेंट होगा कहाँ से, फ्रॉम सेंटर से। तो इस वजह से इनके लिए हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। कि मतलब ये कहने का है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं और वो बैलेंस हो जाए, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होगी। ठीक हो गया। कि अगर बॉडी किसी भी बैलेंस स्टेट में एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें लगने वाले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक हो गया। ये मीन्स अगर बॉडी बैलेंस है, ठीक हो गया। अ बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बराबर होंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आगे सवाल एक और हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जी वो पूछते हैं कि क्वेश्चन है ऊपर वाले पैराग्राफ में देख लें, डिफाइन करना आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के हैं। तो इसमें आपने बारी बारी देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता जा रहा हूँ। पहले तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में लिखेंगे, आप ऊपर सबसे पहली लाइन में कि अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन अ क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन इज जनरली यूज टू टाइटन अ नट, ठीक है, टू टाइटन अ नट, द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। मीन्स अगर वो क्वेश्चन ही कर लेता है आपसे कि डिफाइन करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की अलग डेफिनेशन बता दें, तो फिर यहाँ से आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी डेफिनेशन है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर देखें ऑन द अदर साइड या ऑन द अदर हैंड, इसी लाइन से आगे कहते हैं एज टू लूजन अ नट, ठीक है, द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स अ नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स हो प्रोड्यूस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये दो डेफिनेशन आपकी सामने आ गई। तो इससे पेज पर हमने तीन डेफिनेशन डिस्कस कर ली हैं। पहली डेफिनेशन कौन सी डिस्कस की है बेटा,
पहले हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, उसकी स्टेटमेंट ये आपके सामने दी हुई है कि अगर बॉडी बैलेंस है तो उस पर क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि उस पर लगने वाले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या हैं वो इक्वल हैं। और इसके बाद हमने दो और डेफिनेशन डिस्कस कर ली हैं, और वो ये है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। ठीक हो गया, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है। मूवमेंट को बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेशन में लेकर आ रहा हूँ कि मूवमेंट्स का मतलब टॉर्क होता है। तो टॉर्क दो तरह के होते हैं जी, एक तो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और वो बैलेंस कर देते हैं बॉडी को, तो इसका मतलब हम इस स्टेटमेंट को पूरा कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्पैनर को देख लें, स्पैनर दो तरह से मूव कर सकता है। आप देखें फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं और फोर्स नीचे को लगा रहे हैं, ये दो तरह की आपके सामने जो है वो स्टेट मौजूद है मूवमेंट। अगर आप देखें तो अगर आप नीचे की तरफ मूवमेंट फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स नीचे वाले स्पैनर को देख रहे हैं, तो नीचे वाले स्पैनर में अगर आप गौर करें तो ये आप इसको मूव करवा रहे हैं एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ऊपर वाला स्पैनर देख लें ए वाले साइड पर, तो आप उसे देखें तो वो आप क्या करवा रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, मीन्स कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है बेटा? क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन था जिसको डिस्कस किया जा रहा था कि जी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसे कहते हैं, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद आ जाएँ इसके नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे हम क्लियर करने जा रहे हैं। और इसका नाम क्या है इस क्वेश्चन का, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करने जा रहा हूँ आप लोगों को, और वो है व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन रोटेशन। आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ठीक है, कि जी सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं ये बताना है आपने। और दूसरी बात आपने ये डिस्कस करनी है कि जी आप एक्सप्लेन करें इसका रोटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे देखिएगा, यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ मास बेसिकली बेटा ये किसी बॉडी में एक ऐसा कह लें कि पॉइंट है कि जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी में क्या होता है जी, उस बॉडी में रोटेट हुए बगैर क्या करती है वो बॉडी, अपनी ट्रांसलेटरी मोशन को परफॉर्म करती है। ठीक है, मतलब ये कि बॉडी क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, लेकिन वो रोटेटरी मोशन में नहीं है बल्कि वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, किसी भी बॉडी में वो पॉइंट है जहाँ पर अप्लाई करने पर फोर्स आप उस जिस्म की मूवमेंट तो देखेंगे, लेकिन वो मोशन कैसी होगी बॉडी की, वो रोटेटरी नहीं होगी, वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। ठीक हो गया, इसकी आगे एक एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये नीचे डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये डेफिनेशन है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन आपने बेटा स्टार्ट कर लेनी है, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। कहता है जी स्टार्टिंग में देखें एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट द सेंटर ऑफ मास। यानी बताना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सिस्टम का, किसी बॉडी का कह लें, ठीक है जी, वो मूव करता है। कहता है कि किसके तौर पे वो मूव करता है, मुकम्मल मास के तौर पे, यानी कह लें, समझ लें कि वो मूव करता है और उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर फोर्स लगाई गई है, और फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या कर रही है, उसमें कहता है टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, और बॉडी क्या करती है, बग़ैर जो है वो रोटेट हुए क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। मतलब ये कि बॉडी के ऊपर फोर्स तो लग जाती है, ठीक है, मगर फोर्स लगने के बाद बॉडी क्या नहीं करती, बॉडी बेसिकली क्या नहीं कर रही, बॉडी रोटेट नहीं कर रही, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप फोर्स शुरू से लेकर, इट इज़ ऑब्जर्व्ड से लेकर, आप यहाँ पे एफ विदाउट रोटेशन, ये क्या है इसकी, ये बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल ये देखिएगा, यहाँ पे कंसिडर से शुरू हो रहा है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ या टू पार्टिकल्स हमारे पास हैं, ए और बी, कनेक्टेड बाय आर लाइट रॉड। ठीक है, लाइट रिजिड रॉड के साथ कनेक्टेड है। और अब हमने क्या किया जी, हम सपोज करते हैं कि ओ पॉइंट पर हम क्या करते हैं, ओ पॉइंट यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये सेकंड डायग्राम में यहाँ पे ओ है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं। अब देखें बॉडी जो है अप्लाई, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई और बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर मूव, बॉडी के क्या की गई, फोर्स अप्लाई की गई और बॉडी रोटेट नहीं कर रही। तो ये बताने का मकसद क्या है कि जी बॉडी पर, बॉडी ने मूव करना है मगर रोटेशन के बगैर मूव करेगी। तो ये रोटेशन कहता है बॉडी की किस वजह से बगैर रोटेटरी मोशन के है, तो ये मोशन इसकी वजह ये है कि इस बॉडी पर जो फोर्स लगी है वो क्या है, वो उसके सेंटर ऑफ मास पर लगी है। ठीक हो गया बेटा, ये इसकी एग्जांपल है। कंसिडर से शुरू करेंगे आप इसको और मुकम्मल आप इसको कर लेंगे। इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द
सिस्टम, यहाँ तक आप इसको मुकम्मल कर लेंगे। कंसिडर अ सिस्टम से लेकर द देन पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास एग्जांपल आ जाएगी। आगे बेटा इसमें आगे नोट है जो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, आसान सा है कि अगर आप इसमें से ये जो ऊपर सिचुएशन आपने फॉलो नहीं करनी, अगर आपने फॉलो नहीं की, आप क्या करते हैं, आप दोनों में से किसी ऐसी जगह पर फोर्स लगाते हैं जहाँ जो सेंटर ऑफ मास पर नहीं होती, तो बॉडी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं रोटेट करने के। ये देखिएगा तीसरी डायग्राम में बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है, मगर ये किस पॉइंट पर लगाई है, देखें जो ब्लू बॉल के बिल्कुल करीब है, तो उससे बॉडी क्या हो रही है, रोटेशन आ रही है बॉडी में। ऊपर वाली डायग्राम में देखें तो बॉडी में रोटेशन नहीं थी, नीचे वाली बॉडी में क्या आ रही, रोटेशन आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर ये काम नहीं किया गया, ये फोर्स नहीं लगाई गई। इस वजह से ये सेंटर ऑफ मास से दूर होने की वजह से जो फोर्स लग रही है, वो कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास से दूर होने की वजह से फोर्स लगी है, तो क्या हुआ, बॉडी रोटेट होना शुरू हो गई है। अगर बॉडी को इसी तरह अगर दूसरी नोट में देखें, अगर वो पॉइंट जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है वो भी दूर है, ये डायग्राम में देखिएगा कि अगर आप उस तरफ से फोर्स लगाते हैं, रेड वाली बॉल के करीब से लगाते हैं, तो तब भी क्या होगा, बॉडी या सिस्टम के रोटेट होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास क्या बात आई, अंडरस्टैंडिंग में ये बात आई कि जी जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना सेंटर ऑफ मास पे, तो बॉडी क्या करती है, मूव करती है, मगर विदाउट रोटेशन नहीं करेगी वो बॉडी। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने अंडरस्टैंड करने की सलाहियत पैदा की। यही बात हमने समझनी थी कि जी सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है, वो बॉडी का वो पॉइंट है जिस पर बॉडी पर फोर्स लगाई जाए, मगर बॉडी बगैर रोटेशन के क्या करे, लीनियर मोशन में आ जाए। लीनियर मोशन का मतलब, लीनियर मोशन आप सबको पता होगी, ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं। मींस कि ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पता, हम पढ़ के आ चुके हैं, मोशन के टाइप्स में पढ़ के आ चुके हैं, तो वो रोटेटरी मोशन को भी डिस्कस किया है हमने, और इस तरह वाइब्रेटरी मोशन को भी डिस्कस किया है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है बॉडी में जहाँ पर बॉडी पर फोर्स लगाई जाए तो बॉडी रोटेशन को के बगैर ही क्या करती रहे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस टॉपिक में हमारे साथ डिस्कशन थी जो मैंने आपसे आपको अंडरस्टैंड करवाई, और आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी, और इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम और मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा, तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम।